प्रस्तावना का महत्व। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में प्री में काफी काम आता है, मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें एक एक टेक्निकल वर्ड जो उसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। प्रीएम्बल पार्ट 1 जो उसमें फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड में कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो प्रस्तावना का महत्व। ओके, इसमें देखते हैं अपन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालती है। कौन कौन सी? बिंदु संख्या 1, संविधान निर्माताओं के आदर्श क्या थे। मतलब प्रस्तावना ये बताती है कि जो अपने सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके मस्तिष्क में क्या एक परिकल्पना थी भविष्य के भारत की। इसका पता अपन को प्रस्तावना से चलता है। बिंदु संख्या 2, संविधान सभा का भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, कि भारतीय संविधान को जो वैधानिक शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तीसरा बिंदु, भारतीय शासन का स्वरूप क्या है, कि भारत में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की सरकार यहाँ है, किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली, सारा ए टू जेड सब प्रस्तावना से पता लगता है। 4, संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया गया है संविधान। 5, संविधान लागू होने की तिथि क्या है, किस दिन से ये लागू हुआ। ठीक है ना, ये लागू होने की इसमें अपन नहीं बोलेंगे, ये निर्माण हुआ, ये अपन को देखना है। बन के तैयार हुआ जो अंगीकृत, मतलब लागू शब्द इसमें नहीं आया, अपन देखेंगे आगे। जैसे अधिकृत, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया, ये सब 26 नवंबर के लिए। छठा बिंदु, संविधान की व्याख्या करने में ये सहायक होता है। फिर सरकार के लिए मार्गदर्शक का भी प्रस्तावना काम करती है, सरकार के लिए मार्गदर्शक के। अब एक एक बिंदु के अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला बिंदु, संविधान निर्माताओं के आदर्श क्या थे। प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं आकांक्षाओं का पता चलता है, कि उनका सपनों का भारत कैसा था, ये अपन को पता लगता है। ठीक है, तो उनके सपनों के भारत का पता अपन को प्रस्तावना से चलता है। बिंदु संख्या 2, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, प्रस्तावना का यह कथन कि भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ये अंकित करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, जनता की शक्ति है ना, मतलब जनता ही है। जनता ने जो जनता ने ही दी है संविधान को एक वैधानिकता। फिर आलोचकों का यह विचार है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इसे न तो भारतीय जनता ने बनाया है और न ही अंगीकृत किया है। मतलब इसे बनाया किसने था और अंगीकृत किसने किया था? अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किसने किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने। और वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। अपन मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन उनका हुआ था। फिर देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था और न ही वे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए थे। वो तो मनोनीत थे प्रांतों से और रियासतों से ऐसे। परंतु यह आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ उसमें न तो वयस्क मताधिकार पे चुनाव कराना संभव था और न ही जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह मतलब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने के बाद अगर जनता की सहमति के लिए इसको रखा जाता तो उसको अपन जनमत संग्रह बोलते हैं। जनता डिसाइड करती कि ये आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करना है कि नहीं करना। लेकिन जनता ने डिसाइड नहीं किया, किसने कर लिया? संविधान सभा के सदस्यों ने। ये है। फिर तीसरा बिंदु जिसमें प्रस्तावना सहायक है वो भारतीय शासन का स्वरूप क्या है। प्रस्तावना द्वारा हमारे भारत की शासन व्यवस्था के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। कैसी शासन व्यवस्था? अपने प्रस्तावना भारत को क्या, संप्रभु संपन्न, ठीक है, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है ना, ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा पंथ निरपेक्ष है ना, धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन हो इसलिए जानबूझ के ये वर्ड है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो अपन को समझना ये है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संदर्भ में उल्लेख है पंथ निरपेक्ष का, धर्मनिरपेक्ष का कहीं उल्लेख नहीं है। जबकि दोनों का इंग्लिश इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो सेकुलरिज्म है। धर्मनिरपेक्ष को भी सेकुलरिज्म बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष को भी सेकुलरिज्म बोलते हैं, लेकिन हिंदी में फर्क है। जब आप इंग्लिश में लिखो ना सेकुलरिज्म, तो ब्रैकेट में लिख लो पंथ निरपेक्ष, PANTHNRIPEXS ऐसे। ओके, फिर समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अब इसमें एक एक वर्ड का अपना एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन स्टेट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय यह है कि भारत आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक भारत आंतरिक
भारत आ, भारत आंतरिक आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है ना, भारत आंतरिक आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है भारत। ठीक है ना, मतलब भारत आंतरिक आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके मतलब भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, भारत किस देश से संबंध रखेगा नहीं रखेगा ये भारत का अपना एक प्रोरेगेटिव, अपना एक डिसीजन है। ठीक है, अपने देश के अंदर क्या करना है ये भारत अपने आप डिसाइड करेगा। जैसे अब कोरोना वायरस में के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन करना था, तो किसी अन्य देश से नहीं पूछा, भारत ने जैसा सही लगा वैसा किया। ठीक है, फिर क्या है, 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेश या डोमिनियन राज्य था, डोमिनियन स्टेट। अपन पढ़ेंगे डोमिनियन राज्य का दर्जा। तो डोमिनियन क्या होता है कि 47 से पहले भारत के जो आंतरिक और वैदेशिक मामले थे ये ब्रिटेन डिसाइड करता था। समझ रहे हो, जो ब्रिटेन के हित में होता था वो भारत की आंतरिक और विदेश नीति का हिस्सा ब्रिटेन बनाता था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेश या डोमिनियन राज्य था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती है। ठीक है ना, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना, अभी भी अपन अस्थायी है। तो अपन यूएनओ के सदस्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी सॉवरेंटी को लूज करता है। किसी भी संगठन का सदस्य भारत हो सकता है, तो ये हमारा अपना विवेक है कि हम किसी संगठन के सदस्य बने या नहीं बने। तो किसी भी संगठन की सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी मायने में कम नहीं करती। फिर क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत किसी अन्य देश की सीमा का अधिग्रहण व किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी अपन पीओके पे अपनी नजर है, ठीक है, तो पीओके को अपन अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे छोड़ने का क्या एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा एनक्लेव्स जैसे जो थे, बांग्लादेश जो अपना संविधान संशोधन के तहत जो हुआ और जो अपन ने सौंपे है बांग्लादेश को एनक्लेव्स, वो है ये। ठीक है, तो किसी भी भूमि को, विदेशी भूमि को अपन मिला सकते हैं, अधिग्रहित कर सकते हैं, और अपनी जो भारतीय भूमि है वो किसी अन्य देश को दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया संप्रभु की डेफिनेशन। अब क्या मेंस के अंदर ये आता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन स्टेट से आप क्या समझते हैं। तो जितने भी वर्ड्स हैं ना प्रस्तावना में, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने इनका मीनिंग क्या है, आशय क्या है इनसे। दूसरा वर्ड देखते हैं अपन, समाजवादी। ठीक है, तो ये भारत के स्वरूप को बता रहे हैं, भारत में कैसा शासन तंत्र, उसका स्वरूप समाजवादी। भारत एक समाजवादी सोशलिस्ट स्टेट है। इसका यह अभिप्राय है कि, मतलब सोशलिस्ट स्टेट का क्या अभिप्राय है, इसका यह अभिप्राय है कि देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर बंटवारा होगा, इक्विटी। ठीक है, धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में नहीं होगा, धन का संकेंद्रण कुछ हाथों के अंदर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत की संपत्ति वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो, जैसे पहले राजा महाराजा के पास होता था, सारी संपत्ति एक राजा के पास हुआ करती थी जहाँ तक, ऐसा। तो यथासंभव समानता के आधार पर जितना संभव उतना। ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो टाटा बिरला की दौलत लेके आप सब में बराबर बांट दोगे, यूं भी नहीं है। ठीक है ना, यथासंभव समानता के आधार पर, मतलब सबको काम करने का अधिकार मिलेगा, जितना वो कमा सकता है उतना कमाने की एक व्यवस्था रखी जाएगी, और किसी भी तरह के बलाश्रम या जिसको अपन कहते हैं कि फोर्स लेबर या जबरदस्ती जो टैक्सेशन होता है जो पहले होता था, वैसा नहीं होगा। तो यह है समाजवादी स्टेट। तीसरा अपन पढ़ते हैं इस धर्मनिरपेक्ष, देखो जानबूझ के मैंने लिखा है यहाँ धर्मनिरपेक्ष को अपन काटेंगे और क्या लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अतएव सभी धर्मों को समान महत्व है ना, सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, फिर आगे अपन पढ़ते हैं, देखो धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा अपने आप में विशिष्ट है। पाश्चात्य विचारधारा में धर्मनिरपेक्ष मतलब वेस्ट के अंदर जैसे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आशय उस राज्य से लिया जाता है जिसमें धर्म और राज्य के मध्य कोई संबंध ये न हो, परंतु भारत में इसका आशय सर्वधर्म समभाव है। ठीक है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, कोई भी किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकता है। जैसे अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे 25 से 28 में, अनुपालन कर सकता है तथा किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। राज्य द्वारा न तो किसी धर्म विशेष
की सहायता की जाती है और न ही धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य भेद किया जाता है। सहायता है ना, सहायता, ठीक है, किसी धर्म विशेष की सहायता सरकार द्वारा नहीं की जाती। सरकार सभी धर्मों को एक नजर से देखती है, सर्वधर्म समभाव। जैसे आपने देखा होगा, सरकार जो है हज जाने की व्यवस्था भी करती है, समझ रहे हो। ऐसे ही अपने हिंदुओं के अंदर जैसे वैष्णो देवी पद यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो ये सब सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फिर सरकार जैसे सभी मंदिरों को भी देवस्थान के तहत रखती है। तो गिरजाघर, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब देवस्थान विभाग के अंडर में आते हैं और उनके सरकार उनका लालन पोषण या ध्यान प्रशासन करती है। ओके। फिर मान लो कभी कोई सहायता दी जाती होती है आपदा के तहत, तो सभी धर्मों के व्यक्तियों को दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही वो आपदा में सहायता मिलेगी या कुछ है, सबको बराबर, मतलब धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेद नहीं किया जाता। जबकि अपन पाश्चात्य जो देश है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे, उनमें उनमें क्या है, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। तुमको कैलाश मानसरोवर जाना है, तुम अपने हिसाब से जाओ, ठीक है। तुमको कहीं मस्जिद बनानी, चर्च बनाना, तो तुम तुम्हारे हिसाब से बनाओ और प्रशासन करो। तो सरकार का ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी से नहीं लेना देना है। तो ये पाश्चात्य विचारधारा है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष की। तो अपने क्या, अपन पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। अपन ने सब जिसको अपन धर्म बोलते हैं, भारत उसको पंथ बोलता है। तो यहाँ सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों को सरकार या सभी पंथों को सरकार एक नजर से देखती है। फिर क्या है चौथा बिंदु, लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है। ये क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसका आशय यह है कि शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में नहीं है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर परिवार है वही चलता आएगा, ठीक है। तो और फिर क्या आगे देखो, वरन समस्त जनता के हाथ में। यह लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक और आर्थिक भी। आर्थिक संविधान निर्माता इस बात को भली भांति समझते थे कि वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है। लोकतंत्र के आदर्श की प्राप्ति के लिए संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों और चौथे भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। मतलब जो वास्तविक शक्ति वो जनता के पास है। जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा सरकार को, मतलब अपने एमपी एमएलए चुनती है और जो आगे प्रांतीय स्तर, राज्य स्तर और अपने केंद्रीय स्तर के ऊपर सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र की अपन परिभाषा जानते ही हैं कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों से जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार। पीपुल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, की, के लिए और के द्वारा, ये तो लोकतांत्रिक देश की परिभाषा है। फिर गणराज्य क्या है, ठीक है। देखो ये शब्द काफी क्लोज है, लोकतंत्र और गणराज्य, लेकिन समझना है। तो गणराज्य क्या है कि गणराज्य क्या प्रस्तावना भारत को गणराज्य घोषित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत इस अर्थ में गणराज्य है कि यहाँ के प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब अपने जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है वरन उसका निर्वाचन होता है ना। निर्वाचन चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, लेकिन उसका निर्वाचन होता है, ठीक है। इसी कारण ब्रिटेन या जापान गणराज्य नहीं है, क्योंकि इन देशों में राज्य के प्रधान का पद वंशानुगत है, राज्य का प्रधान सबसे हेड। तो जैसे जापान में भी आज राजा होता है, ब्रिटेन में महारानी है, होती है हेड ऑफ द स्टेट। तो महारानी महाराजा कोई भी हो सकता है ब्रिटेन में, जरूरी नहीं महारानी हो, ठीक है। ऐसे ही जापान के अंदर, तो ब्रिटेन जैसे हुआ, जापान हुआ, ये लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणतांत्रिक नहीं है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है ब्रिटेन, यूं। फिर क्या है, भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपन गणराज्य घोषित हुए थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को अपन गणतांत्रिक देश बने, गणतांत्रिक देश, रिपब्लिक। फिर क्या, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र वहां नहीं है, क्योंकि वहां हेड ऑफ द स्टेट महारानी है जो कि उसको गणतंत्र बनने से रोकती है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है, चाहे वो निर्वाचित है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे भी से भी चुना गया है हेड ऑफ द स्टेट, तो वो रिपब्लिक हो जाएगा। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, ठीक है। और भारत डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। लेकिन ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं। ये था, ओके। फिर अगला जो बिंदु है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भावी सरकारों के लिए निम्नलिखित 3 लक्ष्यों का निर्धारण करती है।
तो जैसे अपन ने देखा था, प्रस्तावना का एक महत्व ये भी है कि ये सरकार के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करती है। तो ये अपन लक्ष्य देखते हैं कौन कौन से हैं। ओके, तो लक्ष्य में सबसे पहला अपन देखते हैं न्याय, जस्टिस। ये क्या है? प्रस्तावना भावी सरकारों के समक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रखती है। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अभिप्राय यह है कि बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अवसर प्राप्त होंगे। प्रत्येक वयस्क नागरिक को भारत में चुनाव लड़ने और मतदान का समान अधिकार है। ठीक है ना, चुनाव लड़ने और मतदान का समान अधिकार है। ठीक है, तो देखो ये मतदान देने का जो अधिकार है ना, ये अपना मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये लीगल राइट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है, मतदान देने का अधिकार कैसा है? तो ये अपना वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं है। देखो, मौलिक अधिकार तो इसलिए नहीं है क्योंकि पार्ट 3 में इसका उल्लेख नहीं है। संवैधानिक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि मत देने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में बस इतना लिखा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये उसमें है। ठीक है, तो मत देने के अधिकार की जो बात है, ये जो अपना जनप्रतिनिधि अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसके अंदर ये राइट के रूप में वर्णित है। तो वो एक कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है वो कानून है। तो मत देने के अधिकार को उस कानून से शक्ति मिलती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वैधानिक कानून या लीगल राइट। किसी स्टेचुरी प्रोविजन मतलब स्टेट्यू मतलब विधान से उसको शक्ति मिलती है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं वैधानिक अधिकार। ओके, फिर सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या आशय है? ठीक है, सामाजिक न्याय का आशय यह है कि समान की समाज है, ये ना, ये यूं है आशय कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। तो ये पांचों जैसे मैंने आपको बताया थे प्रस्तावना में लिखे, उनके आधार पर किसी भी धर्म का भेद नहीं होगा। सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि संविधान सकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है, नेगेटिव की नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद क्या होता है? इसका आशय यह है कि राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, मेन जो है प्रोविजन 16(4) के तहत वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से है। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को शेष वर्गों के समक्ष लाना है, न कि अगड़े वर्गों को पीछे लाना। इसलिए इसे सकारात्मक विभेद कहते हैं। तो जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है SC ST OBC के लिए, उसका मकसद ये है कि जो बैक हिस्ट्री के अंदर मेन तबके से छूट गए हैं उनको मेन फ्रेम के अंदर लेके आना। फिर न्याय का तीसरा पक्ष क्या है? वो आर्थिक है। ठीक है, इसका आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो, धन तथा भौतिक संसाधनों का संकेंद्र कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में ना हो। ठीक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का समाधान किया हुआ है, प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसमें काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, वो सब इसके अंदर है। ओके, तो ये है अपने न्याय की परिभाषा। ठीक है ना, जैसे अब कई बार ऐसे आता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस से मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो कोर्ट जो न्याय करती है वही न्याय। ठीक है, तो अपन को प्रस्तावना की दृष्टि से न्याय को देखना है क्या है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो ये यहाँ है। तो न्याय के तीनों रूप अपने को देखने हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी क्या? प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को धर्म विचार और अभिव्यक्ति तथा विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये मौलिक अधिकारों में और आएगा। ये सभी स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकारों वाले भाग मतलब भाग 3 के अनुच्छेद 19, 25, 26, 27, 28 द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। तो इसमें जैसे राइट टू अपने प्रेस है, वो भी 19 से 1 में ही गर्भित है, आएगा मौलिक अधिकारों में देखेंगे। फिर अपन देखते हैं समानता, इक्विटी। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। ठीक है, प्रस्तावना में नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अर्थ है कि समान के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति समान है ना, समान समाज के सदस्य के रूप में सभी, ये समाज है ये, है ना, समाज के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति समान है। वे ऐसे कानून से शासित होंगे तथा उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। वे एक जैसे है ना, वे एक जैसे कानून से शासित होंगे तथा
उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। समाज में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है ना। मतलब देखो, जैसे अपन देखते हैं एमपी एमएलए के पास जो विशेषाधिकार है, वो जिस समय उस पद पे है उसके लिए उस समय विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। बाकी जैसे अपन जैसे अन्य नागरिक जैसे देखते हैं, तो उनको किसी भी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अवसर की समानता का अभिप्राय यह भी है कि, ठीक है, अवसर की समानता का अभिप्राय यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे। समानता के आदर्श की प्राप्ति हेतु संविधान में अनुच्छेद 1418 तक विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तो ये मौलिक अधिकारों के अंदर और क्लियर होगा। फिर देखते हैं संविधान के निर्माण की तिथि। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। वही तैयार होने से क्या मतलब है, अपन जैसे बनकर तैयार से मतलब क्या है, जैसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, वो बनकर तैयार से मतलब है। लागू नहीं हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 है। फिर छठा बिंदु अपन देखते हैं संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना क्या रोल है। जब संविधान की किसी भी धारा, देखो धारा वर्ड अपन यहाँ नहीं लिखे, अपन लिखेंगे अनुच्छेद। ठीक है ना। संविधान के अंदर जितने भी कानूनी प्रोविजन है, जैसे 395 जो, उनको अपन बोलते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल। संविधान के अलावा जितने भी और कानून है, उन सबको, उनके सबके प्रोविजंस के लिए वर्ड आता है अपने धारा या सेक्शन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल या अनुच्छेद, और बाकी में धारा या सेक्शन। ठीक है। किसी अनुच्छेद का मंतव्य विवादाग्रस्त या अस्पष्ट हो तो न्यायालय उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। अतः प्रस्तावना क्या है, संविधान की क्या है, कुंजी है। नेक्स्ट बिंदु, सरकार के लिए मार्गदर्शक। संविधान की प्रस्तावना सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी दल की हो, मार्गदर्शक का कार्य करती है। ठीक है ना। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, कुछ भी हो, सबके लिए मार्गदर्शक का काम करती है प्रस्तावना। प्रत्येक निर्वाचित सरकार के सामने यह चुनौती होती है कि संविधान की धाराओं, ये धारा नहीं, अपन को क्या करना है, अनुच्छेद, की संविधान के अनुच्छेदों को इस ढंग से लागू किया जाना चाहिए कि प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों की पूर्ति हो सके। ओके। फिर अपन सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट देखते हैं। सुभाष कश्यप द्वारा अपने लेख संविधान की आत्मा प्रस्ताव में लिखा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक। फिर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, मतलब बिल्डिंग एक तरह से। आधारशिला मतलब फाउंडेशन। प्रस्तावना तथ्य निर्देश मतलब फैक्ट है। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इस तथ्य की सिद्धि के साधन है। मतलब प्रस्तावना सिर्फ तथ्य बताती है, तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अर्थात प्रस्तावना में लिखित एक एक शब्द हमारी भविष्य की राज्य व्यवस्था के निर्धारित तत्व है। इसका प्रत्येक शब्द भारत के लोगों को निर्भयता, स्वतंत्रता, समता, सामाजिक न्याय के प्रति आशान्वित करता है। प्रस्ताव के विषय में डॉक्टर सुभाष कश्यप ने ठीक ही कहा है कि प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। जहां वे एक और हमें अपने गौरव अतीत से जोड़ते हैं, वहीं भविष्य की आकांक्षाओं को भी सजोए हुए हैं। ओके। तो ये अपन को याद रखना है, संविधान शरीर और प्रस्तावना उसकी आत्मा, आधारशिला तो वो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट बिंदु आता है यहाँ पे अपने सामने, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित इन्फोर्समेंट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है ना। तो इन्फोर्समेंट का तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही जैसे प्रस्तावना, तो क्या उसके इम्प्लीमेंट या उसके उल्लंघन के लिए अपन जा सकते हैं क्या कोर्ट में? तो ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ठीक है ना, नंद गोपाल नहीं है, ये कौन सा है, मदन गोपाल, 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आता है बहुत, प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कथन कौन सा सही नहीं है? तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये कथन सही नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है ना। प्रवर्तित है ना, ये परिवर्तित नहीं है। ये कहीं आप परिवर्तित पढ़ो इसको, ये परिवर्तित नहीं है, ये क्या है, प्रवर्तित। एनफोर्समेंट, जैसे प्रवर्तन निदेशालय होता है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसे तो वो एनफोर्स करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, ब्लैक मनी वाले, उनको। तो ऐसे ही होता है परिवर्तित, एनफोर्स मतलब उसको अमल में लाना। तो अगर किसी को लगता है कि प्रस्तावना का उल्लंघन हो रहा है,
किसी नागरिक को, तो वो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता। आप कोर्ट में अप्रोच अपन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर अनुच्छेद के उल्लंघन के ऊपर। ओके, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है वहां उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। तो वन वे ट्रैफिक में सहायता ले सकते हैं, लेकिन इसको एनफोर्स नहीं करा सकते, ये अपन को समझना है। फिर अपन देखते हैं क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, तो यह है। तो शुरुआत में, मतलब शुरू में तो क्या था, बेरुवाड़ी संघवाद है, बेरुवाड़ी वाद 1960 में। बेरुवाड़ी वाद में मतलब ये बेरुवाड़ी जो है ना, ये जगह है, बेरुवाड़ी ग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। तो वाद मतलब ये केस हुआ है, बेरुवाड़ी केस 1960 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। मतलब शुरुआत में, शुरू के अंदर ये बात थी, ठीक है। परंतु सब समय बदला, बाद में देखो फिर क्या हुआ, ठीक है, बाद में परिस्थिति बदली, फिर क्या हुआ। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ठीक है ना, ने 1973 में कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। तो शुरू में मना कर दिया सरकार ने, और फिर बाद में, मतलब शुरू में मना कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय मान गया, ठीक है। तो शुरू में बेरुवाड़ी वाद में तो बोला कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु बाद में मतलब 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय बोले कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेहरू नून समझौता। नेहरू तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और नून आएंगे फिरोज खान नून, ये नीचे देखो लिखा हुआ है, फिरोज खान नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 57 से 58 तक। तो नेहरू नून समझौता 1958 व 90 अनुसूची का गठन 1951 में हुआ था, पहले संविधान संशोधन से का संबंध, मतलब नेहरू नून समझौता और 90 अनुसूची का संबंध बेरुबाड़ी ग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, बेरुबाड़ी नाम का ग्राम है, ठीक है। तो वहाँ ये एनक्लेव से संबंधित था। फिर जो ये जो नेहरू के समय 58 में बात छूट गई थी, यही फिर बाद में अपन ने देखा कि संविधान संशोधन से पूरी हुई है बाद में, ठीक है। जो अपना संविधान संशोधन हुआ है 2015 में, तो ये बेरुवाड़ी ग्राम से जो बात छूट गई थी 1958 में, वही 2015 में 100वें संविधान संशोधन से पूरी हुई है। ये 100वां संविधान संशोधन है अपना 2015 का, ठीक है। अपना ये जो 100वां संविधान संशोधन है 2015 में, इससे ये बात और फिर बाद में पूरी की गई है 2015 का, 2015 में 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर अगला बिंदु अपन देखते हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या है, केशवानंद भारती वाद 1973 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मूल ढांचा माना है, ठीक है। केशवानंद भारती 1973 में मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया, और इस मूल ढांचे में जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अभिन्न अंग या मूल ढांचे का अंग माना है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में कहा कि, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, आया ही अपन ये डिस्कस करें, परंतु संसद संविधान के, है ना, ये संविधान ये के है, ये तो संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन नकारात्मक मतलब नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती। तो नेगेटिव संशोधन क्या होते हैं देखते हैं अपन, ठीक है। नेगेटिव संशोधन से क्या मतलब है, नकारात्मक संशोधन, ठीक है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नकारात्मक संशोधन से क्या मतलब है कि अर्थात संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचे का संकुचन या निम्नीकरण होता हो, है ना, मतलब मूल ढांचा संकुचन मतलब श्रिंक होता हो, निम्नीकरण वो डिमिनिश होता हो, ठीक है। तो ये नकारात्मक संशोधन होंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा 42वें संविधान संशोधन से संशोधन हुआ है प्रस्तावना का, लेकिन वो संकुचन नहीं हुआ उससे, प्रस्तावना का निम्नीकरण नहीं हुआ, प्रस्तावना तो और वृद्धि हुई है। जैसे अपन ने सपेरा जोड़ा ना 42 संविधान संशोधन से, सपेरा से क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो
प्रस्तावना क्या हुआ, संकुचन और निम्नीकरण नहीं हुआ, वृद्धिकरण और वर्गीकरण हुआ, मतलब विस्तार और वृद्धिकरण हुआ। फिर अपन ने ये देखा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें सपेरा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ओके, ये फिर एक बेसिक फैक्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के अतिरिक्त मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, मतलब मूल में। वर्तमान में भी अनुच्छेद उतना ही है 395, लेकिन अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 हो गई अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां जोड़ दी गई बाद में, मतलब मूल के बाद में, टोटल 4 जोड़ दिए अपन ने। तो 1 से 8 तक ओरिजिनल है और 9, 10, 11, 12 जो 4 हैं आखिरी, वो बाद में जोड़ी गई हैं समय समय पर। ठीक है, तो और अनुच्छेद 395 ही है, मतलब क्या है देखो, ये 395 से मतलब है मेन जो आर्टिकल है वो। अब जैसे अनुच्छेद 19 है, अब 19(1) जो है ना, तो वो एक इसमें नहीं जड़ा गया 395 में, ये पूरे मेजर आर्टिकल हैं ये, सब आर्टिकल इसमें नहीं है। सब आर्टिकल करने पे गिनती अलग आती है, तो उसमें चक्कर में अपन नहीं पढ़ना है। ये मेजर आर्टिकल है 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाते हैं 395 तक, मतलब इनके आगे किसी में भी 1, 2 यूं नहीं लगा हुआ है गिनती 395 गिनती में। तो ये जो 1, 2, 3 है, ये है टोटल 395। तो प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान में क्या क्या है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये आगे अपन जब आगे और बढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ऐसे आप देखो, फिर इसके साथ साथ जो सार्थक फैक्ट्स वाला जो वीडियो है वो इसके साथ में अपन को सैंडविच अप्रोच में देखना है, तभी ये प्रियम्बल अपन को क्लियर होगा। ओके।